हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में दर्पणों से दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी पढ़े। आज इस वीडियो में हम दर्पण का सूत्र एवं आवर्धन पढ़ेंगे। निश्चित रूप से दर्पण का सूत्र जानने के लिए हमको प्रतिबिंब बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम आज गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम को पढ़ते हुए प्रारंभ करते हैं। वास्तव में प्रतिबिंब दो आपतित प्रकाश किरणों के दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के अनुदिश उसके ऊपर या नीचे कटान बिंदु पर बनता है। अर्थात कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए निम्न में से किन्हीं भी दो किरणों पर विचार किया जा सकता है। उनमें से एक, गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अवतल दर्पण में, अथवा मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। यहाँ देखिए, मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर किरण आपतित हो रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जा रही है। यहाँ मुख्य फोकस से होकर जाती हुई या गुजरती हुई प्रतीत होती है। द्वितीय, गोली दर्पण के फोकस बिंदु से होकर आने वाली आपतित प्रकाश किरणें अवतल दर्पण में अथवा फोकस बिंदु की ओर जाने वाली आपतित प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण में दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यहाँ मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई है। यहाँ भी आप देखें, यह आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई है। तृतीय, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाती हैं। देखें, यहाँ पर यह वक्रता केंद्र है C, यहाँ पर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस हो जा रही हैं। यह आपतित हुई, यह परावर्तित हुई। इसी तरह से उत्तल दर्पण में प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस हो जाती हैं। यह आपतित, यह परावर्तित। और अंतिम, चतुर्थ, ध्रुव P पर आपतित होने वाली किरण मुख्य अक्ष के अभिलंब होने से परावर्तन के नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण का पालन करते हुए परावर्तित होती है। यहाँ देखें, यदि प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो यहाँ आपतन कोण जितना बनता है उतना ही परावर्तन कोण मुख्य अक्ष से बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। इसी तरह से उत्तल दर्पण के ध्रुव से भी या पृष्ठ से भी। इन प्रतिबिंब बनाने के नियम संदर्भित चार किरणों की स्थितियों में से किन्हीं दो किरणों की सहायता से वस्तु या बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात होगी। आइए वस्तु स्थिति पर विचार करते हैं। वस्तु स्थिति पर विचार करने के लिए इस चित्र का अवलोकन करें। यहाँ देखें, यहाँ M1 M2 अवतल दर्पण है, यहाँ मुख्य अक्ष है, यह ध्रुव है, फोकस बिंदु है, वक्रता केंद्र है और अनंत को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर इस चित्र में ध्रुव और अनंत के मध्य फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत, यह सामान्य स्थिति दिख जाती है। इन तीन सामान्य स्थितियों के अतिरिक्त दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठवें स्थान पर, जो कि ध्रुव और फोकस के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में
वस्तु की स्थिति बनती है। इस स्थिति में हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की 6 स्थितियों को पाते हैं, या मुख्य अक्ष पर हम 6 ऐसे स्थान को पाते हैं जहां पर वस्तु या बिंब रख करके उसका हम प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। आइए इन 6 स्थान के सापेक्ष हम 2 किरणों पर विचार करते हुए हम प्रतिबिंब को बनाएं, अर्थात अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की स्थितियों का अध्ययन करें। प्रथम, जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो, ऐसी स्थिति में प्रकाश की प्रथम किरण मुख्य अक्ष के समानांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेदित करती है। दूसरी प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होकर के परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस हो जाती है। इन स्थिति में दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, अर्थात वहाँ पर वस्तु की इमेज बिंदु के रूप में या अति लघु बनती है। द्वितीय स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह जानने के लिए प्रकाश किरण 1, प्रकाश किरण 2 वस्तु से दर्पण पर आपतित होती हैं तथा परावर्तन के पश्चात वह A' पर प्रतिच्छेदित करती हैं। A' को मुख्य अक्ष पर B बिंदु से मिलाने पर यह दृश्यमान होता है कि प्रतिबिंब उल्टा, छोटा तथा वास्तविक बना है। तृतीय स्थिति, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र पर हो, यहाँ पर वस्तु प्रकाशिक केंद्र पर है और प्रकाश की किरण एक मुख्य अक्ष के समानांतर और दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात समांतर किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है। मुख्य फोकस से होकर के जाने वाली किरण समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के और A बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हुए प्रकाशित केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनाती हैं। इस प्रकार प्रतिबिंब उल्टा वस्तु बिंब के आकार का तथा वास्तविक बना है। चौथी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य हो, इस स्थिति में वस्तु से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तथा वक्रता केंद्र से आने वाली आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस होकर के प्रथम किरण को A बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तथा मुख्य अक्ष पर B' पॉइंट पर प्रतिबिंब बनाती है। इस प्रकार प्रतिबिंब वास्तविक, बड़ा तथा उल्टा
बना है। पांचवी स्थिति, जब वस्तु फोकस पर रखी गई हो तो प्रकाश की किरण वस्तु से जो समांतर दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के अनंत तक जाती है। ठीक इसी प्रकार वक्रता केंद्र से होकर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग से वापस होकर के अनंत की ओर जाती हैं तथा अनंत पर प्रतिबिंब A डैश B डैश बनाती हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक, बहुत बड़ा तथा उल्टा बनता है। छठवीं और अंतिम स्थिति में जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखी गई हो, यहाँ पर दर्पण के ई बिंदु पर वक्रता केंद्र से होकर के आपतित होने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग से परावर्तित हो जाती है तथा वस्तु से ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है। P तथा E को दर्पण के पीछे मिलाने पर A डैश B डैश प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार छठी स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, आभासी तथा सीधा बनता है। संक्षिप्त में सबको इस चित्र के द्वारा समझा जा सकता है। सर्वप्रथम वस्तु स्थितियों को 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्थितियों में रख करके उनकी नंबरिंग कर दीजिए। अनंत से ध्रुव की ओर बढ़ते हुए नंबरिंग कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद आप छठवें नंबर को छोड़ करके नीचे की तरफ पांचवें नंबर से अर्थात फोकस से दाहिनी तरफ बढ़ते प्रतिबिंबों को 1, 2, 3, 4, 5 की नंबरिंग कर देंगे तथा छठवें नंबर को हम दर्पण के पीछे बड़े प्रतिबिंब के रूप में नंबरिंग करेंगे। अब ध्यान दीजिए, 1 को 1 से मिलाइए, 2 को 2 से मिलाइए, 3 को 3 से मिलाइए, 4 को 4 से मिलाइए, 5 को 5 से मिलाइए, 6 को 6 से मिलाइए। आप देखते हैं कि प्रकाशिक केंद्र पर जब वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर उल्टा वास्तविक बना है और इसके दाहिनी तरफ 1 और 2 क्रमांक के प्रतिबिंब क्रमशः 2 और 1 पर छोटे होते हुए क्रम में बने हैं और इसके इधर या बाईं तरफ 4, 5 के प्रतिबिंब क्रमशः बढ़ते हुए वक्रता केंद्र के बीच तथा अनंत पर बना हुआ है तथा छठे स्थान पर रखी हुई वस्तु, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, बड़ा तथा सीधा बना हुआ है। इस चित्र की सारी स्थितियों को इस सारणी से मैच करा करके, सत्यापित करा करके संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। अब आइए आगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियों के बारे में अध्ययन करें। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की 2 स्थितियां केवल होती हैं। एक, जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो दर्पण के सामने,
और दूसरा जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच रखी गई हो। तो आइए सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होकर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से जाती हुई प्रतीत होती है तथा दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र की ओर जाते हुए ध्रुव से परावर्तित होकर उसी मार्ग से वापस हो जाती है तथा फोकस एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। अर्थात अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर अति लघु या बिंदुवत बनता है तथा दूसरी स्थिति में जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच AB पर रखी गई होती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात ध्रुव तथा फोकस के मध्य B बिंदु से होकर फोकस की ओर जाती है तथा दूसरी प्रकाश की किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है पुनः दर्पण से परावर्तन के पश्चात A बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। मुख्य अक्ष पर A', B' प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति में दर्पण के पीछे छोटा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इन दोनों स्थितियों को इस चित्र से समझा जा सकता है। ध्रुव तथा अनंत के बीच केवल दो स्थितियां बनती हैं, एक अनंत पर तथा एक बीच में। दोनों को 1, 2 से नामांकित कर दीजिए और इनका चित्र फोकस पर बिंदुवत तथा ध्रुव तथा फोकस के बीच में अति छोटा बनता है। इसकी प्रकृति आभासी और सीधी होती है। याद रखने के लिए अवतल दर्पण से बनने वाले सारे प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टे होते हैं। प्रकाशिक केंद्र पर बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान तथा उसकी दाहिनी तरफ प्रतिबिंब क्रमशः छोटे तथा दाहिनी तरफ प्रतिबिंब बड़े अनंत पर सबसे बड़ा बनता है। याद रखिए अवतल दर्पण के लिए वास्तविक एवं उल्टा से बाऊ वास्तविक, बा से वास्तविक, ऊ से उल्टा, और उत्तल दर्पण के लिए आसी आभासी तथा सीधा। आइए इन कॉन्सेप्ट्स के आधार पर हम दर्पण के सूत्र का निगमन करें। दर्पण के सूत्र के निगमन के लिए किरण आरेख अवतल दर्पण के लिए तथा उत्तल दर्पण के लिए प्रदर्शित है। आइए हम अवतल दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र निगमित करते हैं। यहां देखें AB वस्तु है, M1 M2 अवतल दर्पण है, A' B' प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब B बिंदु से मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण D बिंदु पर आपतित होती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के गुजरती है तथा दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के दर्पण पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात प्रथम किरण को B बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हुई उसी मार्ग से वापस हो जाती है। इस प्रकार A' B' प्रतिबिंब बनता है।
यहाँ पर प्रतिबिंब फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के मध्य बना हुआ है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टा तथा आकृति छोटी है। इस चित्र की सहायता से दर्पण के सूत्र का निगमन किया जाएगा। आइए दर्पण पर प्रकाश किरण के आपतन बिंदु D पर मुख्य अक्ष पर अभिलंब DN खींचते हैं। D से N अभिलंब खींच लिया गया। इन स्थिति में समरूप त्रिभुजों का दो युग्म मिलता है, एक यह और एक यह। एक एक लिख करके, दो दो लिख करके युग्म को निरूपित किया गया है। इन दोनों समरूप त्रिभुजों में समरूपता की कंडीशन लगा करके समीकरण 1 और 2 प्राप्त किया गया है। इन स्थिति में देखा यह जा रहा है कि DN AB के बराबर है, इसलिए समीकरण 2 में DN के स्थान पर AB लिख दिया गया। समीकरण 1 और 2 की आपस में तुलना करने पर हमको समीकरण 3 प्राप्त हुआ। समीकरण 3 CA बटा CA डैश इज इक्वल टू FN बटा FA डैश है। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो N बिंदु P पर होगा। ऐसी स्थिति में FN के स्थान पर हम PF लगभग लिख सकते हैं। ऐसी दशा में CA बटा CA डैश इज इक्वल टू PF अपान FA डैश समीकरण प्राप्त होगा। यह CA डैश PF FA डैश दूरियां इस प्रकार लिखी जा सकती हैं। चित्र से आप देखें, CA इस त्रिभुज की भुजा जो है, इसकी लंबाई PA माइनस PC, इतने में से इतने को घटा दिया जाएगा तो CA लिखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार CA डैश को लिखने के लिए PC माइनस PA डैश लिखा जा सकता है। ठीक इसी तरह से PF एक दूरी पता है। हम FA डैश को जब लिखेंगे तो FA डैश को हम लिखेंगे PA डैश ऋण PF। इस प्रकार समीकरण 5 प्राप्त होगा। इनमें सभी दूरियां चिन्ह सहित माप करके यदि लिखा जाए तो यह सूत्र मिलेगा। किस प्रकार मिलेगा इसको देख लीजिए। यह अवतल दर्पण है। आपतित प्रकाश के किरण की दिशा यह है, मुख्य अक्ष यह है, इसके नीचे और ऊपर प्रकाश किरण के आपतित होने की दिशा में, विपरीत दिशा में चिन्ह परिपाटी का पालन करके इन दूरियों को लिखा जाता है। यहां देखें, PA दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी U है और दर्पण से नापी जाने वाली यह दूरी प्रकाश की किरण की दिशा के विपरीत दिशा में है, इसलिए इस PA का मान -U रखा गया। ठीक इसी तरह से यहां पर PC वक्रता त्रिज्या है, PA डैश प्रतिबिंब की स्थिति भी है, PF फोकस दूरी है और समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से
आपतित प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई हैं, इसलिए ऋणात्मक होंगी। ऋणात्मक मान रखने पर यह समीकरण प्राप्त हुआ। चूंकि r बराबर 2f अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूनी होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं। इस मान को हम इस समीकरण में रखते हैं और रख करके हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करने के बाद यह सूत्र प्राप्त करते हैं और गुणा करने के बाद यह सूत्र u v माइनस 2vf माइनस uf प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस vf प्राप्त करते हैं। यहाँ देखें u v माइनस 2vf में से एक vf माइनस होता है तो माइनस vf यहाँ आता है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, uf यहाँ हो जाता है, ये इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। और पक्षांतर करने के बाद uf प्लस vf इज इक्वल टू uv प्राप्त होता है और इस समीकरण में uvf से भाग देने के बाद 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u प्राप्त होता है। इस समीकरण को आप देखें, यही दर्पण का सूत्र है, इसी को दर्पण का अभिसूत्र कहते हैं। अभ्यास के लिए, अभ्यास करने के लिए उत्तल दर्पण से उत्तल दर्पण का सूत्र निगमित कीजिए। आइए उसके आगे हम पढ़ते हैं गोली दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन। गोली दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन एक अनुपात है, उसे हम इस प्रकार पढ़ेंगे। दर्पण द्वारा बने किसी बिंदु के प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन नियम कहते हैं। अर्थात रेखीय आवर्धन बराबर I/O। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो तो रेखीय आवर्धन यम बराबर माइनस v/u सिद्ध किया जा सकता है। अतः प्रतिबिंब रेखीय आवर्धन यम बराबर I/O बराबर माइनस v/u होगा, जिसे निम्न प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। यहाँ देखें, एक अवतल दर्पण के साथ किरण आरेख बनाया हुआ है। यहाँ आप देखें अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र किस प्रकार निगमित किया जाता है। यहाँ देखें, माना M1 M2 गोली अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C और ध्रुव P हैं, मुख्य फोकस F है। वस्तु OO' का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब I बना है। अब इस किरण आरेख को ध्यान से देख लीजिए। अब इसमें हम समकोणीय समरूपता का शर्त सिद्ध करके उसके सिद्धांत से हम इस रेखीय आवर्धन का सूत्र ज्ञात करेंगे। यहाँ से देखें आप, इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर O से चलने वाली प्रकाश की किरण P बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात I' होते हुए आगे निकल जाती है। ऐसी स्थिति में OP अभिलंब होने के कारण P बिंदु पर यह हम देखते हैं कि कोण O'PO आपतन कोण तथा कोण OPI' यह कोण आपतन कोण तथा यह कोण परावर्तन कोण है। ऐसी स्थिति में परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दोनों कोण बराबर होंगे और I'P तथा O'P में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में यह कोण समकोण हैं। ऐसी अवस्था में हम कह सकते हैं कि IPI' OO'P दोनों समकोणी समरूप हैं। तो ऐसी स्थिति में II' OO'
यह बटा यह अनुपात बराबर PI/PO यह अनुपात बटा यह अनुपात लिखा जा सकता है। और इनका मान चिन्ह सहित रखने के बाद हमको देखिए क्या कैसे चिन्ह सहित रखा जाता है, क्या सूत्र मिलता है। देखिए ओ डैश मुख्य अक्ष के ऊपर है धनात्मक रखा हुआ है, आई डैश मुख्य अक्ष के नीचे है ऋणात्मक रखा हुआ है, PO अवतल दर्पण के बाईं ओर आपतित प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत दिशा में है इसलिए माइनस रखा हुआ है, और PI डैश दर्पण के बाईं तरफ प्रतिबिंब बना हुआ है इसलिए माइनस रखा हुआ है। इसलिए -I/O = -V/-U गणना करने के बाद यम बराबर IO/-V/U रेखीय आवर्धन का सूत्र प्राप्त होता है। यही उत्तल दर्पण के लिए भी आवर्धन का सूत्र होगा। आगे हम आइए पढ़ते हैं दर्पणों का उपयोग। सामान्यतः हम देखते हैं अवतल दर्पण में तो बड़ी वस्तुएं दिखाई देती हैं या चित्र बड़ा बनता है। यदि उत्तल दर्पण में हम देखते हैं तो वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं, अर्थात चित्र छोटा बनता है। इसको इस तरह से समझा जाए दर्पण के उपयोग को कि अवतल दर्पण से काफ़ी छोटे क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक बड़े क्षेत्र में तथा उत्तल दर्पण से काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र में बन जाता है। अर्थात अवतल दर्पण में वस्तु बड़ी तथा उत्तल दर्पण में छोटी दिखाई देती है। इस दृष्टिकोण से अवतल दर्पण के उपयोग इस प्रकार हैं। इसका उपयोग, पहला उपयोग है अवतल दर्पण का कार की हेडलाइट, टेबल लैंप के शेड में परावर्तक के रूप में किया जाता है ताकि अवतल दर्पण से प्रकाशिक किरणें समांतर प्रकाश पुंज के रूप में परावर्तित हों। दूसरा, हॉस्पिटल तथा क्लिनिकों में नाक, आँख, गला, दांत आदि के परीक्षण में नाक, आँख, गला, दांत आदि ऐसे मनुष्य के अंग हैं जो बहुत छोटे हैं, वहाँ पर उनके किसी रोग, किसी बीमारी के हो जाने के बाद इनका परीक्षण करने के लिए, इन सूक्ष्म अंगों को देखने के लिए हम अवतल दर्पण से बने यंत्रों का उपयोग करते हैं। हजामत बनाने वाले दर्पण के रूप में तीसरे स्थान पर निश्चित रूप से अपना प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए हम इसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर तापन युक्तियों में सौर ऊर्जा को संकेंद्रित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात ढेर सारे प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा को एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए सौर तापन युक्तियों में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण में उपयोग भी जान लें आप जैसा कि जानते ही हैं कि उत्तल दर्पण से काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र में बन जाता है। अर्थात हम गाड़ियों में साइड मिरर जो यूज करते हैं उसमें हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि पीछे बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब छोटा करके पूर्ण रूप से उस उत्तल दर्पण में दिख सके। दूसरा, स्ट्रीट लैंपों में परावर्तक के रूप में प्रकाश अपसरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्ट्रीट लैंप में जो स्ट्रीट लाइट होती है उसके लैंपों में जो दर्पण उपयोग किया जाता है वह उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि वह प्रकाश पुंज को स्ट्रीट में, गलियों में फैला करके विसरित करता है, पर उसको अपसरित करता है। प्रकाश के अपसरण के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को देख करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।